अस्सलाम वालेकुम। आज जो हम चीज़ देखने जा रहे हैं दैट इज़ इंटरप्ट्स के आपके सिस्टम के अंदर जो है वो इंटरप्ट्स का क्या काम है और ये क्यों यूज़ होती हैं। तो सबसे पहले जो चीज़ है दैट इज़ के इंटरप्ट और पोल में फ़र्क क्या होता है। और इनको जो है अगर आपने देखना इसके अंदर जो इसकी इम्प्लीमेंटेशन है इंटरप्ट की, वो हम कैसे करते हैं और इनकी प्रायोरिटी को कैसे डिफाइन करते हैं। पोलिंग वर्सेस इंटरप्ट, अगर आप एक टेलीफोन के पास बैठ जाएं और अगर आप हर फिक्स इंटरवल के ऊपर अपने टेलीफोन का हेडसेट उठाएं और उसको चेक करें कि क्या आपको कॉल आई है या नहीं आई, तो इसको आप पोलिंग कहेंगे कि आप एक फिक्स्ड इंटरवल के ऊपर आप खुद से इंक्वायरी करते हैं कि इफ़ जो है वो टास्क या आपको कोई जो है काम के लिए कॉल आ रही है या नहीं आ रही। जबकि इंटरप्ट ये है कि आपने जो है वो खुद से जाके उसको वेट नहीं करना, एक इंडिकेशन हो जाएगी और जब आपको वो इंडिकेशन मिलती है तो उस इंडिकेशन के अगेंस्ट आपको पता लगेगा कि कोई काम हुआ है। फिर आप उसको चेक करते हैं कि क्या वो वाकई काम हुआ है, उस किस नौयत का काम जो है वो कंप्लीट हुआ है। अगर हम इसी टेलीफोन की उसको मद्देनज़र देखा जाए तो आपको अंदाज़ा होगा कि अगर आपके टेलीफोन की रिंग बजेगी तो आप जाएं और जाके फ़ोन उठा लें, दैट मीन्स कि किसी ने आपको कॉल की है। आपको ख़ुद जाके पीरियोडिकली जाके उसको चेक करने की ज़रूरत नहीं है कि कॉल आ रही है या नहीं आ रही। जब भी आप इंटरप्ट्स को यूज़ कर रहे होते हैं तो इंटरप्ट जो है उसका एक स्पेशल टेबल होता है जिसको आप कहते हैं आईएसआर वेक्टर टेबल या इंटरप्ट सर्विस रूटीन वेक्टर टेबल। जो आपके इंटरप्ट्स हैं उनकी जो नौयत है वो ऑलरेडी डिफाइंड होती है, कुछ डिफाइंड होते हैं, कुछ यूज़र डिफाइंड होते हैं। तो जो हमारे पास इनकी एंट्री होती है वो इस टेबल में होती है और इसका एड्रेस भी फिक्स्ड लोकेशन पर मौजूद होता है कि आपने जो एक इंटरप्ट है उसको हैंडल करना है, या आपको एक जब इंटरप्ट आया या आपको एक बेल बजी तो आपने वो चेक करना है कि आपको बेसिकली आपके काम के दौरान इंटरप्शन किस चीज़ ने की है। जब आप उसकी आइडेंटिफिकेशन करते हैं कि आपको इंटरप्शन किस चीज़ ने की है, लेट्स से कि आपको एक हार्ड फॉल्ट हैंडलर ने इंटरप्ट किया है, तो आप यहाँ पे जाएंगे और जाके देखेंगे मुझे किस चीज़ ने इंटरप्ट किया। वो हार्ड फॉल्ट इंटरप्टर था, इसकी प्रायोरिटी -1 थी और वो जिस जगह पर लोकेटेड है या जिस जगह पे आपने इसकी अगेंस्ट कोई स्पेशल प्रोग्राम लिख के रखा है कि अगर ये फॉल्ट क्रिएट हो तो आपने उसको हैंडल किस तरह करना है, तो ये उसका एड्रेस मौजूद है कि आप इस एड्रेस पर जाएं। इस एड्रेस पर मौजूद जो आपका इस एड्रेस पर मौजूद है वो लोकेशन जहाँ पे वो आपने पीस ऑफ कोड लिखा है जो इस इंटरप्शन के केस में आपने एग्जीक्यूट करना है और इस प्रॉब्लम का सलूशन करना है। जब भी आपने कोई इंटरप्शन आएगी तो आपने इस टेबल से इस एड्रेस को चूज़ करना है, उसको प्रोग्राम काउंटर में डालना है और उस लोकेशन पे आपका प्रोग्राम काउंटर मूव कर जाएगा। और जब वो इस पॉइंट पर मूव करके जाएगा तो वहाँ जाके वो इसके अगेंस्ट एक्शन को परफॉर्म करेगा। जब हम बात करते हैं आईएसआर वेक्टर टेबल की तो हमारे पास नंबर ऑफ़ इंटरप्ट हैंडलर्स जो हैं वो मौजूद होते हैं। जो आपको ये नेगेटिव नंबर के अंदर नज़र आते हैं इनको सिस्टम एक्सेप्शंस कहा जाता है और ये डिफाइंड होते हैं सिस्टम के लिए। इनमें कुछ ऐसे हैं जिनकी प्रायोरिटी और आप इनकी चीज़ों को चेंज कर सकते हैं, जबकि बाकियों को आप चेंज नहीं कर सकते। इनका नेगेटिव नंबर भी इसीलिए लगाया गया क्योंकि ये सिस्टम ओरिएंटेड हैं और इनके अंदर जो है इनकी प्रायोरिटीज़ जो हैं वो आप ऐसे चेंज नहीं कर सकते जिस तरह आप यूज़र डिफ़ाइन की करते हैं। जो ज़ीरो से ऑनवर्ड हमारे पास इंटरप्ट्स हैं उनको आप यूज़र डिफ़ाइंड कह लें या वो इंटरप्ट्स कहलाते हैं, और ज़ीरो से जो नेगेटिव नंबर हैं वो एक्सेप्शंस कहलाते हैं। ये दोनों होते तो इंटरप्ट्स ही हैं, लेकिन चूँकि इनकी जो नेगेटिव नंबर हैं इनकी प्रायोरिटी हाई होती है
और इनको हम ज़्यादा छेड़ते नहीं हैं। उसकी वजह यह है कि ये सिस्टम डिफाइंड है और इससे आपका सिस्टम की क्रिटिकलिटी ज़्यादा इफ़ेक्ट हो सकती है। जब भी आप एक इंटरप्ट को कॉल करते हैं या एक इंटरप्ट को हैंडल करने लगते हैं, तो इंटरप्ट जो है वो सबसे पहले ऑटोमेटिकली एक काम परफॉर्म करता है, और वो ये है कि आपके कुछ रजिस्टर्स हैं उनकी वैल्यूज़ को जाके वो सेव करवा देता है। इन रजिस्टर्स में कौन से रजिस्टर्स शामिल हैं? उनमें आपका स्टैक पॉइंटर मौजूद है, प्रोग्राम काउंटर मौजूद है, लिंक रजिस्टर मौजूद है, R2 रजिस्टर, R3 रजिस्टर, R2 रजिस्टर, R1 रजिस्टर, R0 रजिस्टर। जब भी आप उसको कॉल करेंगे तो सबसे पहले ये तमाम रजिस्टर जो हैं ये आपके जो है स्टैक के अंदर जाके सेव करवा दिए जाएंगे ऑटोमेटिकली, और उसके बाद जब आपका इंटरप्ट सर्विस रूटीन जो है वो एक्टिवेट होने के बाद अपनी फंक्शनैलिटी परफॉर्म कर देगी, और उसके बाद आपने अपने रूटीन के वर्किंग में वापस आना है, तो ये तमाम रजिस्टर जो हैं ये आपके सिस्टम के अंदर वापस अनस्टैक हो जाएंगे और उसके बाद आप वहीं से काम रिज्यूम करेंगे। ये दोनों काम जो हैं ये ऑटोमेटिकली परफॉर्म होंगे इंटरप्ट के केस में। लेकिन अगर आप ये काम जो है कोई फंक्शन कॉल कर रहे हैं तो उस केसेस में आपको रजिस्टर्स को खुद से सेव करवाना पड़ता है। लेकिन इस केस के अंदर चूंकि हम इंटरप्ट की बात कर रहे हैं तो इसके अंदर ऑटोमेटिक ये काम परफॉर्म होता है। जब हम स्टैक पॉइंटर की बात करते हैं तो स्टैक पॉइंटर के हमारे पास दो मॉड्स मौजूद होते हैं। एक को हम कहते हैं मेन स्टैक पॉइंटर या MSP। दूसरा चीज़ आती है हमारे पास प्रोसेस स्टैक पॉइंटर या PSP। जब हम बात करते हैं कि हम हैंडलर मोड में हैं या हम कोई एक्सेप्शन या जो है इंटरप्ट को हैंडल करते हैं, तो हम जो स्टैक पॉइंटर को यूज़ करते हैं वो होता है MSP। लेकिन जब हम थ्रेड मोड में या यूज़र मोड में होते हैं तो हम अगर कंट्रोल बिट हमारे पास ज़ीरो हो तो फिर हम MSP पे काम कर रहे होते हैं, और अगर हमारी कंट्रोल बिट 1 हो तो हम PSP पे काम कर रहे होते हैं। अब ये कंट्रोल बिट 0 और कंट्रोल बिट 1 का हमारे पास क्या इफेक्ट है? वो बेसिकली फ़र्क ये है कि आप या तो प्रिविलेज्ड मोड में होंगे या अनप्रिविलेज्ड मोड में होंगे। इसकी डेफिनेशन मैं आपको इस तरीके से कर सकता हूँ कि सपोज़ अगर आप एक कंप्यूटर सिस्टम में काम कर रहे हो तो आपके पास, अगर आप विंडोज़ पे काम कर रहे हैं तो आपके पास एक गेस्ट लॉगिन होता है और एक एडमिनिस्ट्रेटिव लॉगिन होता है। अगर आप गेस्ट लॉगिन से एंटर होंगे तो आप बहुत सारे कामों की अंदर परफॉर्मेंस नहीं कर सकते क्योंकि वहाँ पे आपको रिस्ट्रिक्शन लगी हुई होती है। लेकिन जब आप एज एन एडमिनिस्ट्रेटिव जो है लॉगिन के साथ एंटर होते हैं विंडोज़ के अंदर, तो वहाँ पे आपको प्रिविलेजेस मिल जाती हैं और आप ज़्यादा काम जो है और ज़्यादा एक्सेस के साथ जो है वो काम को परफॉर्म कर सकते हैं। अच्छा, जब आपका इंटरप्ट आता है तो बेसिकली आपके पास जो प्रोग्राम है, आपका लेट्स से कि आपका ये एक मेन प्रोग्राम है जो आपका रन कर रहा था। एट ए सर्टेन पॉइंट, दिस पॉइंट, आपके पास एक इंटरप्ट डिक्लेयर होता है। तो सबसे पहले आपका जो काम होगा वो ये है कि वो यहाँ से पहले तो उसको वो डिटेक्ट करेगा कि आपका जो है इंटरप्ट सिग्नल कौन सा आया है, और इसके बाद वो आपका जो जहाँ पे आप मेन प्रोसेस में थे उसको आप जो है वहीं पे स्टॉप करेंगे। और स्टॉप करने के बाद अगला काम आपने ये करना है कि जो भी आप, जिस हमने पहले बात की थी, आपके जो रजिस्टर्स हैं जिनमें आपका स्टैक पॉइंटर विच इज़ प्रोसेस स्टैक पॉइंटर, जो हम इस मेन के एलिमेंट हम यूज़ कर रहे थे, प्रोग्राम काउंटर जहाँ तक हमने अपनी वर्किंग छोड़ी है वहाँ तक हमें पता हो, लिंक रजिस्टर की वैल्यू कि हम जो ऑलरेडी लिंक रजिस्टर की वैल्यू क्या मौजूद है, और उसके अलावा R0 से लेके R3 और R12 के जो रजिस्टर्स हैं इनकी वैल्यूज़ को हमने स्टैकिंग करवानी है। आफ्टर दैट, अब यहाँ पे चूँकि हमने डिटेक्ट किया है कि लेट्स से कि हमारे पास जो इंटरप्ट आया है दैट इज़ योर सिस्टिक हैंडलर। तो जब आपका सिस्टिक हैंडलर आया है तो हम सबसे पहले वेक्टर टेबल में जाएंगे। इंटरप्ट वेक्टर टेबल में जाके हम देखेंगे कि जो हमारे पास इंटरप्ट आया था विच इज़ सिस्टिक हैंडलर, इसकी सर्विसिंग रूटीन जो है वो कहाँ पे मौजूद है। सर्विसिंग रूटीन इज़ कि हमारे पास जो एक इंटरप्ट डिक्लेयर हुआ है इसको, या जो इंटरप्शन आई है इसको हमने हैंडल किस तरह करना है, इसका जवाब कैसे देना है, और उसका जवाब जो है वो एक प्रोग्राम के फॉर्म में एक हमने साइड पे सिस्टिक हैंडलर के अंदर रखा हुआ है। इसका एड्रेस
क्योंकि वेक्टर टेबल में हर इंटरप्ट हैंडलर का एड्रेस मौजूद है, तो हम वहाँ से सिस्टिक हैंडलर का डिज़ायर्ड एड्रेस देखेंगे और फिर हम वहाँ से अपने सिस्टम को मूव करवाएंगे उस सर्विस रूटीन पे जो सिस्टिक हैंडलर की है। तो ये जो हमारी इंटरप्ट सर्विस रूटीन होगी विच इज़ ISR फॉर सिस्टिक हैंडलर, हम यहाँ पर जाएंगे, इसके अंदर लिखे हुए कोड्स को रन करेंगे और जब इसकी वर्किंग कंप्लीट हो जाएगी, इसकी एग्जीक्यूशन ऑफ ISR कंप्लीट हो जाएगी, तो उसके बाद हम वापस उस जगह पर आएंगे जहाँ से हमने अपना मेन प्रोग्राम छोड़ कर गए थे। लेकिन उसको करने के लिए सबसे पहले जो चीज़ हमें चीज़ चाहिए होगी दैट इज़ कि हम इंटरप्ट को जो है वो क्लियर करवाएंगे कि हमने अपना इंटरप्ट जो है वो जो है वो रिज़ॉल्व कर लिया है। और उसके बाद जो रजिस्टर्स हमने स्टैक करवाए थे रेंजिंग फ्रॉम PSR, PC, LR एंड रजिस्टर फ्रॉम R0 टू R3 एंड R12, इनको हम वापस उनकी पोजीशंस पर रखेंगे जहां से हमने इनको सेव करवाया था, और उसके बाद हम वहीं से रिज्यूम करेंगे जहां से जिस पॉइंट से हमने इसको छोड़ा था, और ये रिमेनिंग प्रोग्राम यहीं से एग्जीक्यूट करके इसको एंड करेंगे। सो ये हमारा साइकिल होगा। जब हमारे पास कोई इंटरप्ट डिक्लेयर होता है तो हम उसको हैंडल कैसे करेंगे। जब भी आपके पास हमारे पास इंटरप्ट डिक्लेयर होगा, सो डेफिनेटली आप एक यूज़र प्रोग्राम को रन कर रहे हैं विच इज़ प्रेजेंट इन योर थ्रेड मॉड। तो थ्रेड मॉड कौन सा है, ये यूज़र मॉड कहलाता है। तो जब आपके पास ये प्रोग्राम के अंदर इंटरप्ट आया तो हमने बात की कि सबसे पहले इंटरप्ट सिग्नल के जनरेट होते साथ ही आप सबसे पहले क्या काम करेंगे, आप स्टैकिंग करेंगे। आपने स्टैकिंग की, इंटरप्ट को हैंडल किया, और इंटरप्ट हैंडल करने के बाद अब आपने इंटरप्ट की एग्जिटिंग करनी है। ये जो आपका कॉर्नर है ये डिक्लेयर करेगा कि जी अब आपका इंटरप्ट जो है वो हैंडल हो चुका है, अब आपने वापस अपने प्रोग्राम को री एग्जी जहाँ से आपने छोड़ा है वहाँ से आप उसको कंटिन्यू करेंगे। तो ये वाला जो प्रोसेस है जिसमें आप अनस्टैकिंग करेंगे, ये करने के बाद इसमें आप अनस्टैकिंग के बाद आप यूज़र प्रोग्राम में वापस आ जाएंगे। और यूज़र प्रोग्राम में आने का मतलब है कि आप थ्रेड मोड में वापस आ रहे हैं। जो आपकी इंटरप्ट हैंडलिंग है ये बेसिकली आपका हैंडलर मोड कहलाता है या प्रिविलेज्ड मोड होता है। जब आप हमने यहाँ पे बात की थी कि आपके पास जो रजिस्टर R3 है ये आपका स्टैक पॉइंटर है, लेकिन इसके अंदर हमारे पास दो कैटेगरीज मौजूद हैं। द वन इज़ योर MSP विच इज़ मेन स्टैक पॉइंटर, एंड द सेकंड वन इज़ योर PSP विच इज़ प्रोसेस स्टैक पॉइंटर। इसके अलावा हमारे पास कुछ स्पेशल पर्पसेस रजिस्टर्स मौजूद हैं जिनमें कंट्रोल रजिस्टर है, और कंट्रोल रजिस्टर की जो बिट 0 है वो हमें आइडेंटिफाई करती है कि हमारा जब इंटरप्ट एग्जीक्यूट हुआ है तो उसके बाद हमने जब वापस अपने यूज़र के पास वापस आना है एग्जीक्यूशन के लिए, तो कंट्रोल जो है बिट हमें ये आइडेंटिफाई करेगी कि क्या हम उस वक्त जो है कौन सा पॉइंटर यूज़ कर रहे होंगे, हम MSP यूज़ कर रहे होंगे या PSP यूज़ कर रहे होंगे। सो आपका जो हैंडल मोड है वो ऑलवेज़ MSP को यूज़ करेगा, लेकिन थ्रेड मोड जो है इसके पास प्रिविलेज है कि वो PSP को भी यूज़ कर सकता है और MSP को भी यूज़ कर सकता है। सो अगर बाय डिफ़ॉल्ट हम अगर बात करें तो आप MSP को ही यूज़ करेंगे, लेकिन अगर आपके पास कंट्रोल बिट जो 1 है, सॉरी 0 में कह गया था, अगर कंट्रोल बिट 1 आप यूज़ कर रहे हैं और उसकी वैल्यू 1 है तो आप स्टैक पॉइंटर को स्टैक पॉइंटर जो यूज़ कर रहे होंगे दैट विल बी PSP। अब हम यहाँ पे देखते हैं कि जब आपने यहाँ पे आप जब रजिस्टर्स की वैल्यू देखते हैं तो आपको यहाँ पे नज़र आएगा कि आपके पास जो लिंक रजिस्टर है उसके जो लीस्ट सिग्निफिकेंट बाइट है दैट इज़ यहाँ पे 9 आपको नज़र आ रही है। और जो यहाँ पे जो आपका स्टैक पॉइंटर है अगर आप इसकी वैल्यू देखें जो कि यहाँ पे R13 है और यहाँ पे MSP, तो अगर आप इन दोनों की वैल्यू देखेंगे तो आपको जो है सेम वैल्यू नज़र आ रही है। दैट मीन्स कि आपका यहाँ पे R13 जो स्टैक पॉइंटर है वो MSP यूज़ हो रहा है। और यहाँ पे मैंने आपको आइडेंटिफाई किया है कि आपकी वैल्यू यहाँ पे 9 है, इसका मैं आगे जाके आपको बताता हूँ कि इसका मतलब क्या है। और हमने आपको पहली बात बताई कि जब आप ISR को यूज़ कर रहे होंगे
तो जब आप ISR को हैंडल कर रहे हैं तो आप डेफिनेटली एक हैंडलर मोड में हैं, और हैंडलर मोड जो है वो आपका प्रिविलेज मोड होता है, और जो स्टैक यूज़ करता है दैट इज़ योर MSP। सो जब भी आप क्या कहते हैं विच स्टैक टू यूज़ व्हेन एग्जिटिंग एन इंटरप्ट, ये मैंने पहले बात की कि जब आप इंटरप्ट को हैंडल करने के बाद वापस आ रहे हैं तो हमारे पास दोनों ऑप्शंस मौजूद हैं कि आप MSP में वापस जाते हैं या PSP में वापस जाते हैं। जब आप थ्रेड मोड में जाएंगे, क्योंकि जब आप थ्रेड हैंडलर मोड में हैं तब तो आप MSP यूज़ करेंगे, लेकिन अगर आप जब थ्रेड मोड में है तो आपके पास दोनों की प्रिविलेज मौजूद है। आप MSP में भी वापस एक को यूज़ कर सकते हैं और PSP को भी यूज़ कर सकते हैं। सो आपको कैसे आइडेंटिफाई करना है कि आप कौन से वाला स्टैक पॉइंटर यूज़ करेंगे। अच्छा, ये जो लिंक रजिस्टर है, LR रजिस्टर जो है, ये आपके पास जो है इसकी वैल्यू जो है स्टार्ट में जनरेट होती है आपके प्रोसेसर से। तो जब आप प्रोसेसर पे से देखते हैं तो ऑन रीसेट तो इसकी वैल्यू जनरेट होती है FFF जो है। लेकिन जब आप इसकी वैल्यू रिटर्न करते हैं फ्रॉम हैंडलर मोड तो ये डिफ़ाइन कर रही होती है इसकी वैल्यू जो है, ये आपकी जो इसका लोअर बाइट है वो डिफ़ाइन कर रहा होता है कि आप MSP को यूज़ कर रहे होंगे या PSP को यूज़ कर रहे होंगे। अच्छा, अब जब हम यहाँ पे देखेंगे तो हमें यहाँ पे नज़र आएगा कि एक तो जो लिंक रजिस्टर है वो हमें ना सिर्फ एक तो हमें रिटर्न वैल्यू बताता है जब हम BL की इंस्ट्रक्शन यूज़ करते हैं, हम किसी फंक्शन से वापस जाते हैं, बल्कि ये हमें ये भी बताता है कि हमने जब स्टैक पॉइंटर को यूज़ करना है तो वो हम कौन से वाला यूज़ कर रहे होंगे। लेट्स सी कि अगर आप यहाँ पे देखें कि अगर हम FP एक्सटेंशन या फ्लोटिंग पॉइंट एक्सटेंशन यूज़ कर रहे हो तो हमारे पास जब लिंक रजिस्टर ना यूज़ कर रहे हो तो लिंक रजिस्टर के पास जो ये आपकी जो लोएस्ट आपकी बाइट है ये अगर 1 हो तो वो बताता है कि आपका जो रिटर्न मोड है वो हैंडलर मोड है, और जो आप स्टैक पॉइंटर यूज़ करेंगे दैट विल बी मेन स्टैक पॉइंटर। अगर आपके पास इसकी वैल्यू 9 हो तो आप थ्रेड मोड के अंदर होंगे और आपका स्टैक पॉइंटर जो यूज़ होगा दैट इज़ आल्सो अगेन MSP। लेकिन अगर आप D मोड में हैं, यानी आपकी LS बाइट जो है वो D है, तो आप थ्रेड मोड के अंदर PSP या आप इसको कहते हैं प्रोसेस स्टैक पॉइंटर, उसको यूज़ कर रहे होंगे। यही चीज़ आपके विद और विदाउट FP में है, बस फ़र्क ये आता है कि विद FP के अंदर आपके पास यहाँ पे E मौजूद है, जबकि FP अगर हम यूज़ ना कर रहे हो तो हमारे पास यहाँ पे F यूज़ हो रहा होता है। अगर हम 1 यूज़ करेंगे तो हम हैंडलर मोड में विद MSP यूज़ करेंगे। अगर हम 9 को यूज़ कर रहे हैं, 9 हमारे पास LS बाइट आती है, तो हम थ्रेड मोड में MSP यूज़ करेंगे, और अगर हमारे पास D आएगा तो हम थ्रेड मोड के अंदर PSP को यूज़ करेंगे। सो ये हमारे पास जो है लिंक रजिस्टर का जो सेकेंड यूज़ेबिलिटी है दैट इज़ कि हमारा मोड कौन सा होगा और हमारा जो रिटर्न पे स्टैक का यूजेज है वो कौन सा होगा। फिर चीज़ यही है कि जब हम अगर हमारे पास कंट्रोल बिट जो है वो हमारे पास 1 जो है उसकी वैल्यू अगर हमारे पास 0 हो तो हम यूज़र प्रोग्राम को MSP के साथ यूज़ करते हैं। सो दैट मीन्स कि हम जब यूज़र मोड से थ्रेड मोड से हमारे पास इंटरप्ट डिक्लेयर हुआ है तो हम यहाँ से स्टैकिंग करवाते हुए इंटरप्ट को हैंडलर पे जाएंगे और हैंडलर मोड में जाएंगे, और हैंडलर मोड में हम MSP को यूज़ करते हैं। और जब हम यहाँ से हम इंटरप्ट को एग्ज़िट करेंगे और वापस यूज़र मोड में आएंगे तो जो हमारे पास लिंक रजिस्टर की वैल्यू है दैट विल बी कंटेनिंग 9 इन इट्स लीस्ट सिग्निफिकेंट बाइट। सो जब हम वापस आएंगे तो हम वापस थ्रेड मोड में वापस आएंगे और MSP को ही यूज़ कर रहे होंगे। लेकिन जब हम कंट्रोल बिट को 1 को हम 1 कर देंगे तो अब हम थ्रेड मोड से PSP यूज़ करते हुए इंटरप्ट हैंडलर के पास जाएंगे, और जब हम इंटरप्ट हैंडलर में जाएंगे तो हम MSP यूज़ करेंगे, और जब हम इंटरप्ट से एग्ज़िट करेंगे और अनस्टैकिंग करेंगे तो हमारे पास जो लिंक रजिस्टर की लीस्ट सिग्निफिकेंट बाइट होगी दैट विल बी D।
जिसकी वजह से हम थ्रेड मोड में वापस आएंगे और पीएसपी को यूज़ करेंगे। यहाँ पे भी हम आप देख सकते हैं कि अगर आपके पास हमारे पास लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट 9 है तो हमारा स्टैक पॉइंटर एमएसपी होगा, और अगर हमारे पास डी है तो हमारे पास जो स्टैक पॉइंटर होगा दैट विल बी पीएसपी। सो आपका स्टैकिंग और अनस्टैकिंग होगी किस तरीके से? लेट्स से कि आप एक मेन का प्रोग्राम जो है वो एग्जीक्यूट कर रहे थे और आप इस एड्रेस पे जो आपकी ये इंस्ट्रक्शन है विच इज़ मूव R3,0, जब आप इसको एग्जीक्यूट करते हैं तो इस पोजीशन पर जाकर आपके पास जो है वो इंटरप्ट डिक्लेयर होता है। जब हमने बात की कि जब भी हम इंटरप्ट डिक्लेयर करेंगे तो हमारे पास जो रजिस्टर्स हैं वो आपको स्टैक में रखवाने पड़ेंगे, और वो कौन से हैं रजिस्टर्स? R0, R1, 2, 3, उसके अलावा R4, R12, सॉरी R3, R4 नहीं है, R12 है, स्टैक पॉइंटर है, LR है और प्रोग्राम काउंटर है। सो आपके पास जब हम इंटरप्ट पे जाएंगे इस पॉइंट पे, लेट्स से कि हमारे पास जो इंटरप्ट डिक्लेयर है दैट इज़ योर सिस्टिक हैंडलर, तो उसके ऊपर उसकी एग्जीक्यूशन हम किस तरह जाएंगे? सो एट दिस पर्टिकुलर पॉइंट जब वहाँ पे आपका इंटरप्ट आया है विच इज़ योर सिस्टिक इंटरप्ट, तो आपका प्रोग्राम काउंटर जो है वो सबसे पहले तो अपने पास जो है उस एड्रेस पे जाएगा जहाँ पे आपका सिस्टिक हैंडलर पड़ा हुआ है। वो आप कहाँ से देखते हैं? वो आप वेक्टर टेबल से देखते हैं। तो आप वेक्टर टेबल से देख के उस प्रोसीजर की तरफ जाएंगे और वहाँ से जाके आपकी एग्जीक्यूशन स्टार्ट होगी। सो सबसे पहले तो आप एमएसपी को यूज़ करते हुए, क्योंकि आपने हैंडलर पे जाना है, तो आपका जो हैंडलर मोड में स्टैक पॉइंटर यूज़ होता है दैट इज़ योर एमएसपी। तो आप एमएसपी के इस एड्रेस के ऊपर जाएंगे जो कि आपके स्टैक पॉइंटर स्टैक के लिए आपकी जगह मुख्तस है। यहाँ पे जाके सबसे पहले आप अपने रजिस्टर्स को यहाँ पे सेव करवाएंगे। सो सबसे पहले आपके कौन से रजिस्टर्स हैं? आपके पास PSR से जाके सेव होगा जो आप काम कर रहे थे, PC, LR, R12, R3, 2, 1 एंड 0। सो ये आपके रजिस्टर जो हैं वो आपने स्टैक करवाए। स्टैक करवाने के बाद आपका जो प्रोग्राम काउंटर है वो आपका मूव कर जाएगा इस पर्टिकुलर एड्रेस पर, क्योंकि यहाँ पे हमने जो है अपना हैंडलर रखा। सो आपका चूँकि हमने यहाँ से एमएसपी को हमने वापस आना है, यूज़ करना है, तो हमने यहाँ पे 9 को यहाँ पे सेव करवा दिया। जब आप इसके अंदर आए तो अब यहाँ पे आपको जो चीज़ नज़र आएगी, एक तो आपने प्रोग्राम काउंटर की वैल्यू देख ली। ये आपका वो एड्रेस है जहाँ पे आपका सिस्टिक का हैंडलर पड़ा हुआ है। इसके अंदर आके आपने अपनी वर्किंग की, जहाँ पे आपके इंस्ट्रक्शन एक लिखी हुई है कि आपने R3 में 1 ऐड करवा दिया। तो आपने R3 में 1 ऐड करवाया तो आपके पास वैल्यू आ गई 4, और R4 के अंदर आप 1 ऐड करवाएंगे तो 4 से वैल्यू हो जाएगी 5। सो जब इसकी वैल्यू 5 हो गई तो इसके बाद एट द एंड आप क्या कर रहे हैं? आप रिटर्न कर रहे हैं। अब आपने अपने इसको वापस जब जाना है तो आपके पास जो वैल्यूज़ हैं वो ओवरराइट होंगी आपके रजिस्टर्स के अंदर। चूँकि आपका लिंक रजिस्टर जो है उसकी लोएस्ट सिग्निफिकेंट बिट जो बाइट जो है वो 9 है, तो वो आपको इंडिकेट करता है कि आपने एमएसपी यूज़ करनी है। तो जब आपने अनस्टैकिंग करने जाएंगे तो अनस्टैकिंग से आपकी वैल्यू सारी वापस जाएंगी। तो वापस जाने से आप देखेंगे कि आपके पास जो है वैल्यूज़ जो है वो R3 की लॉस्ट हो जाती है। यहाँ पे आपकी वैल्यू 4 थी, लेकिन चूंकि आपने जो वैल्यू स्टैक में रखवाई थी वो 3 थी और वो ओवरराइट हो गई है। R4 की वैल्यू 5 की 5 है। उसकी वजह यह है कि आपकी वैल्यू R4 की जो है वो स्टैक में सेव नहीं होती, वो R0 से R3 सेव होती है। उसके अलावा आपकी स्टैक पॉइंटर सेव होता है, लिंक रजिस्टर सेव होता है और प्रोग्राम काउंटर सेव होता है। तो जैसे ही आपने इन सारे डाटा को वापस ला के रखा तो आपकी R4 की वैल्यू तो वैसे के वैसे रही, R3 की वैल्यू जो है आपकी लॉस्ट हो गई, और आप जो है वापस अपने मेन प्रोग्राम में जहाँ से आप प्रोग्राम छोड़ कर गए थे यहीं से आप आगे अपना प्रोग्राम जो है वो कंटिन्यू कर लेंगे।
इसी तरह अब आपके पास जो है, अगर हम इसको देखें कि हमारे पास जो है प्रोग्राम हमने यहाँ से स्टार्ट किया है R3, हमारे पास वो पॉइंट है जहाँ पे आपका जो है वो इंटरप्ट डिक्लेयर होता है। तो आपने यहाँ पे इंटरप्ट डिक्लेयर किया, आपने हैंडलर के एड्रेस पे गए और आपने हैंडलर को एक्टिवेट करना है, और इसके अंदर का प्रोसीजर आपको पता है कि आपने रजिस्टर्स को जाके स्टैक करवाना है। तो आपने स्टैकिंग करवाई, आपके पास जो है लिंक रजिस्टर की वैल्यू फिर आपके पास एंड पे नज़र आ रहा है कि वो चूँकि 9 है, तो आप MSP को यूज़ करेंगे। स्टैकिंग करवाई, स्टैकिंग करने के बाद आपने अपना जो है सिस्टिक हैंडलर उसको एक्टिवेट किया, या इस प्रोग्राम को या इस पीस ऑफ कोड को रन किया। जब आप इसको रन करेंगे, R4 के अंदर आपने 1 को ऐड कर दिया। तो R4 को जब आपने 1 को ऐड किया तो आपके पास जो वैल्यू आई दैट विल बी 5। उसके बाद आपके पास यहाँ पे एक कमांड मौजूद है विच इज़ BL साइन, जो कि लिंक रजिस्टर की वैल्यू को अपडेट कर देती है। सो ये जब आपकी वैल्यू अपडेट होगी तो आपका जो लिंक रजिस्टर के अंदर आपको वैल्यू नज़र आ रही है, अब वो आपको अपडेटेड होती हुई नज़र आ जाएगी, वो 24 हो गई है। और इसके बाद आप जो है जब इसकी वैल्यूज़ को वापस लेके आएंगे अनस्टैकिंग करके, तो आपकी अनस्टैकिंग जो है वो उस तरीके से अकर नहीं करेगी, और आप जो है डायरेक्टली इसके आगे वर्किंग करेंगे। इस तरीके को जो है हम इसकी ओवरराइटिंग हम इस तरीके से कर सकते हैं कि जब आपने आप यहाँ पे आ रहे हैं तो आप पहले लिंक रजिस्टर की वैल्यू को पुश करवा लें, और पुश करवा के आपके पास जब यहाँ पर लिंक रजिस्टर की वैल्यू आप दोबारा पुश करवा लेंगे तो आप यहाँ तक अपना डाटा फ्रीज़ कर सकते हैं। और फ्रीज़ करने के बाद अगर आपने वैल्यू को इस पर्टिकुलर पॉइंट पर जाना है या आपने MSP को यूज़ करवाना है, तो आप यहाँ पे इसको दोबारा पॉप करवा लें। दूसरा तरीक़ेकार हमारे पास ये है, इस दूसरे तरीक़ेकार के अंदर बजाय ये कि आप इसको पॉप करवाएं लिंक रजिस्टर के अंदर, दूसरा तरीक़ेकार हमारे पास ये है कि आप उसको पॉप डायरेक्टली प्रोग्राम काउंटर के अंदर करवाएं। सो अगर आप प्रोग्राम काउंटर के अंदर उसको डायरेक्टली पॉप करवाएंगे तो आपकी एग्जीक्यूशन ऑटोमेटिकली उसी वैल्यू से स्टार्ट हो जाएगी जो आपने यहाँ पे अभी एंड पे आपने करवाई है, उसके मुताबिक उसकी जो है वो एडजस्टमेंट हो जाएगी। तीसरा तरीक़ेकार हमारे पास ये है, जो कि रिकमेंडेड बिल्कुल नहीं होता, वो ये है कि आप लिंक रजिस्टर के अंदर डायरेक्टली लोकेशन जो है उसकी आप जो है वो बता देंगे। आप यहाँ पे जो है वो लिंक रजिस्टर के अंदर वैल्यू डायरेक्टली मूव करवा दें FFFFFF9, सो ताकि आपको पता लग जाए कि आप जो स्टैक पॉइंटर यूज़ करने जाएंगे दैट विल बी MSP। इंटरप्ट नंबर्स, हमने यहाँ पे पहले भी बात की थी कि जो हमारे पास जो इंटरप्ट नंबर्स हैं वो स्टार्ट करते हैं माइनस नंबर्स में जो होते हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम -16 to -1, ये आपके सिस्टम एक्सेप्शंस कहलाते हैं। जबकि जो आपके पास इससे ऊपर जो नंबर है जो हमारा ज़ीरो से स्टार्ट करता है, ये आपका टूवर्ड्स 239, ये जो हमारे पास नंबर होता है ये पेरिफेरल जो है इंटरप्ट्स कहलाते हैं। ये यूज़र डिफाइंड आ जाते हैं, यानी आप इसको यूज़र डिफाइंड जो यूज़र इसको डिफ़ाइन कर सकता है, और इनकी टोटल तादाद अगर आप सिस्टम एक्सेप्शन और पेरिफेरल इंटरप्ट्स की कंबाइन कर लें तो इसका टोटल नंबर जो है वो हमारे पास 256 बनता है। और व्हाट इज़ CMSIS, तो ये आपका कहलाता है कॉर्टेक्स माइक्रो कंट्रोलर सॉफ्टवेयर इंटरफेस स्टैंडर्ड। सो ये वो स्टैंडर्ड नंबर है जिसके अंदर आप एक स्टैंडर्डाइज्ड नंबर आपको गिवन है, जिसके अंदर आपको पता है कि कौन सा जो इंटरप्ट है वो उसका क्या नंबर है, और उसी नंबर को कॉल करके आप जो है उस इंटरप्ट को जो है वो उसका हैंडलर को यूज़ कर सकते हैं। हमने जिस तरह पहले बात की कि आपके पास जो स्टार्टिंग मौजूद हैं नेगेटिव नंबर्स, ये सिस्टम एक्सेप्शंस होते हैं, और ये 16 आपके पास टोटल अमाउंट मौजूद है। जबकि जो पैराफरल्स हैं उनकी तादाद 0 से 239, यानी टोटल अमाउंट जो है वो 240 बनती है।
और ये 240 जो है ये यूज़र डिफाइंड होते हैं। और इसमें से ये डिफाइंड, यूज़र डिफाइंड से मुराद ये है कि यूज़र इनको अपने हिसाब से यूज़ कर सकता है, और इनको आप एक्टिवेट और डीएक्टिवेट भी इजीली कर सकते हैं। और ये ज़्यादातर जो है, क्योंकि आपकी क्वांटिटी इसकी वेरी बिल्कुल कर सकती है डिपेंड ऑन द चिप मैन्युफैक्चरर्स, लेकिन मेजॉरिटी जो आपके अमूमी तौर पे जो यूज़ होती है दैट इज़ 240। जब आपने इसको इंटरप्ट को जो है एक्टिवेट करना है या डीएक्टिवेट करना है, तो उसके लिए जो कमांड्स हमारे पास यूज़ होती हैं उनमें से ये आपकी कहलाती हैं, अगर आपने उसको डिसेबल करना हो इंटरप्ट को, तो NVIC डिसेबल IRQ। और यहाँ पे आप जो इंटरप्ट है उसका जो नंबर है वो यहाँ पे मेंशन करते हैं जिसको आपने डिसेबल करना हो। और अगर आपने उसको इनेबल करना हो तो आप डिसेबल की जगह इनेबल IRQ कर देंगे, और जिस इंटरप्ट नंबर को आपने एक्टिवेट करना है उसका नंबर मेंशन कर देंगे। अच्छा, इसी तरीके से इसी तरह जब आपके पास इंटरप्ट जो है वो आपने मुकम्मल कर ली है, तो आपको उसकी जो पेंडिंग स्टेटस है उसको आपको क्लियर करना पड़ता है। तो उसके लिए जो आप कमांड यूज़ करते हैं दैट इज़ NVIC क्लियरिंग पेंडिंग। और इसके बाद आप उसका मेंशन करते हैं इंटरप्ट नंबर, ताकि वो उस इंटरप्ट नंबर की जो है वो स्टेटस को जो है वो क्लियर कर दे। उसके बाद अगर आपने इसकी प्रायोरिटी लेवल डिफ़ाइन करना हो कि इस पर्टिकुलर जो इंटरप्ट है उसका प्रायोरिटी लेवल क्या है, कि आप उसको हैंडल किस नंबर पे करेंगे। लेट्स से कि अगर आपके पास दो इंटरप्ट्स आ जाते हैं, तो किसको आप पहले एंटरटेन करेंगे और किसको बाद में एंटरटेन करेंगे, तो वो आपकी डेफिनेशन आती है कि आप उसकी प्रायोरिटी क्या डिफ़ाइन कर रहे हैं। जिसकी प्रायोरिटी लेवल ज़्यादा बड़ा होगा, यानी जो हाईयर प्रायोरिटी पे होगा, उसको हम पहले डील करेंगे, और जिसकी प्रायोरिटी कम होगी उसको हम बाद में डील करेंगे। और जब हम देखते हैं PSR विच इज़ योर प्रोग्राम स्टेटस रजिस्टर, तो इसके अंदर हमें बिल्कुल स्टार्ट के अंदर जो है कुछ बिट्स नज़र आती हैं। ये वो बिट्स हैं जो हमें बताती हैं कि आपके पास जो एक्सेप्शन जनरेट हुई है या आपको इंटरप्ट डिक्लेयर हुआ है उसका नंबर यहाँ से हम यूज़ करते हैं। यहाँ पे वो मेंशन्ड होता है कि वो नंबर आपने जिस इंटरप्ट को यूज़ करना है उसका नंबर यहाँ पे आपका आएगा। जो आपकी इंटरप्ट्स हैं वो आपकी 16 प्लस से स्टार्ट होंगी, यानी जो भी आपका नंबर है, और जो 16 से बिलो आपका आ जाएंगे वो आपकी सारी एक्सेप्शंस हैं। और आपके जब हम इसकी डिवाइस की हेडर फाइल को इंक्लूड करते हैं, जिस तरह हम यहाँ पे बात कर रहे हैं STM32L4 की, तो ये जब हेडर फाइल इंक्लूड होती है तो इसके अंदर ऑलरेडी मेंशन होता है कि ये जो आपके नंबर्स आ रहे हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं जो नेगेटिव नंबर हैं, ये सारे डिक्लेयर कर रहे हैं कि इसकी एक्सेप्शंस हैं सिस्टम की, जिसमें आपकी NMIs आ गई, या नॉन मास्केबल इंटरप्ट्स आ गए, हार्ड इंटरप्ट आ गया, मेमोरी मैनेजमेंट का आ गया, या बस फॉल्ट का आ गया। तो ये आपके सिस्टम एक्सेप्शंस यहाँ पे मेंशन्ड है। इसी तरह आपके पास जो नंबर हैं ये आपके पैरिफेरल इंटरप्ट्स के हैं, जो आपके यूज़र डिफाइंड हो सकते हैं, जिनको आप यूज़ कर सकते हैं फॉर योर एनी पर्पस। और डिपेंडिंग ऑन योर यूज़, जिनको आपने यूज़ करना है उनको आप एक्टिवेट कर सकते हैं, और जिनको आपने नहीं यूज़ करना है उनको आप डीएक्टिवेट रख सकते हैं। अब चीज़ ये है कि आपने इसको इनेबल कैसे करना है एक इंटरप्ट को। जब आप इंटरप्ट की इनेबलिंग की बात करते हैं तो कुछ हमारे पास ऐसे इंटरप्ट्स हैं जो हमेशा इनेबल ही रहते हैं, जिनको आप डिसेबल नहीं कर सकते। और इनके लिए कोई जो है एक्सेप्शंस के लिए ख़ास तौर पे कोई सेंट्रलाइज रजिस्टर नहीं होता जिसको यूज़ करते हुए आप इसको इनेबल या डिसेबल कर सकें। तीसरी चीज़, इनके लिए आपको जो है इनका स्पेसिफिक कंट्रोल मॉड्यूल यूज़ करना पड़ता है। जस्ट लाइक आप सिस्टिक की बात कर रहे हो तो उसको कंट्रोलिंग के लिए आपको सिस्टिक का जो कंट्रोल मॉड्यूल है उसको यूज़ करना पड़ेगा इसके इंटरप्ट को या एक्सेप्शन को एक्टिवेट या डीएक्टिवेट करने के लिए।
जबकि हम जब बात करते हैं पैरिफेरल इंटरप्ट, या जिसको हम कह रहे हैं कि यूज़र के कंट्रोल्ड के जो इंटरप्ट्स हैं, उसके लिए हमारे पास एक सेंट्रलाइज्ड रजिस्टर मौजूद होता है, जिसको यूज़ करते हुए इनको आप इंट्रा जो है वो यूज़ कर सकते हैं। इनको हम यूज़ करते हुए इनेबल भी कर सकते हैं और डिसेबल भी कर सकते हैं। अब हमारे पास ये दो रजिस्टर हैं, एक है आपके पास ISER। इस रजिस्टर को यूज़ करते हुए आप अपने इंटरप्ट को इनेबल करते हैं। और ICER, ये ICER वो रजिस्टर है जिसको यूज़ करते हुए आप अपने इंटरप्ट को डिसेबल करते हैं। ये दो अलहदा रजिस्टर हैं। अगर आप ISER की वैल्यू एक पर्टिकुलर इंटरप्ट की वैल्यू जो है ISER में 1 करेंगे तो वो इंटरप्ट इनेबल हो जाएगा। लेकिन अगर आप ISER के अंदर उसकी वैल्यू 0 कर देंगे तो वो डिसेबल नहीं होगा। उसको डिसेबल करने के लिए आपको ICER जो ये सेकंड मेंशन रजिस्टर है उसकी वैल्यू को आपको जो है वो चेंज करना पड़ेगा, जिसकी वजह से वो आपका जो इंटरप्ट है वो 0 होगा या डिसेबल होगा। अच्छा, जब हम इसकी बात कर रहे हैं पेरिफेरल इंटरप्ट्स की, तो इसके लिए मैंने जिस तरह पहले भी बात की कि आपको इसको अगर एक्टिवेट करना है तो आपको ISER को जो है वो उसके अंदर जो है रिस्पेक्टिव बिट को जो है आपको करना पड़ेगा, वन करना पड़ेगा। हमारे पास जो मौजूद हैं इस वक्त अवेलेबल, आप देख सकते हैं कि 32 जो है इंटरप्ट्स वो हमें ISER 1 में रजिस्टर में आपको नज़र आएंगे, जो इसका कंट्रोल रजिस्टर है। और जो अगली हमारे हैं टिल 44 वो आपको ISR 2 में से आपको नज़र आएंगे। सो आपने ये पहले देखना है कि जो आपकी जिस इंटरप्ट को आप एक्टिवेट करना चाह रहे हैं वो कौन से ISR में अवेलेबल है। अगर वो ISR 0 में मौजूद है तो आप ISER 0 के अंदर उसको जो है एक्टिवेट करेंगे, उसकी रिस्पेक्टिव बिट को। अगर वो ISR 1 में मौजूद है तो आपने उसकी रिस्पेक्टिव बिट को एक्टिव करना है। जिस तरह यहाँ पे आप टाइमर 7 को देख रहे हैं, यहाँ पे जब हमने टाइमर 7 की बिट को 1 किया है तो ये जो है इंटरप्ट ये इनेबल हो गया है और अब आप इस इंटरप्ट को यूज़ कर सकते हैं। तो इसको करने का तरीकेकार ये है कि आपने एक तो इसकी बिट नंबर आपको पता होनी चाहिए कि ये आपका जो इंटरप्ट नंबर है इसका कौन सा नंबर है, क्योंकि ये जब नंबर आपके पास अवेलेबल होगा तो ये नंबर आप जो है वहाँ पे यूज़ करेंगे। और NVIC ISER के अंदर जो है आप 1 के अंदर ये अवेलेबल है और इसके जो है आपकी बिट को आपको एक्टिव करना पड़ेगा। और ये ISER 1 के अंदर जो है बिट नंबर 12 मौजूद है, जिसका नंबर जो है वो 44 है। इसी तरह जब हमने डिसेबल करना होता है किसी इंटरप्ट को तो हम ISER के अंदर उस वैल्यू को ज़ीरो नहीं करते, बल्कि ICER के अंदर है उसकी रिस्पेक्टिव बिट को जो है वो एक्टिव करते हैं। जब हम ICER की बिट को एक्टिव करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपका जो इंटरप्ट है वो डिसेबल हो जाएगा। यहाँ पे मैं इसलिए क्लियर करना चाहूँगा कि जो इनेबलिंग और डिसेबलिंग जो इनके रजिस्टर्स हैं ये दोनों अलग-अलग हैं। अगर आपने इनेबल करना है तो ISER में जाएंगे, अगर आपने उसको डिसेबल करना है तो आप ICER में जाएंगे, विच इज़ इंटरप्ट क्लियर इनेबल रजिस्टर। तरीक़ेकार इसका भी वैसे ही है कि अगर आपने किसी रजिस्टर को किसी इंटरप्ट को डिसेबल करना हो तो उसकी रिस्पेक्टिव बिट जो कि यहाँ पे 12 नज़र आ रही है टाइमर 7 के केस में, तो आप इसको जाके एक्टिव कर दें तो आपका जो टाइमर है 7 वो जो है वो डिसेबल हो जाएगा। अब हम बात करते हैं कि हम इसको इंटरप्ट को इनेबल और डिसेबल करते हैं किस तरीके से हैं। पहली चीज़ तो ये है कि जो भी आपके पैराफल रजिस्टर्स हैं इंटरप्ट्स हैं उनका नंबर जो है वो 0 से ग्रेटर होगा, क्योंकि जो स्मॉलर देन 0 नंबर्स हैं वो आपके सारे सिस्टम एक्सेप्शंस हैं, जो कि सिस्टम क्रिटिकल आप कह सकते हैं कि इंटरप्ट्स होते हैं। तो इनको इनेबल करने का एक तरीक़ेकार तो हमारे पास ये है कि आप NVIC_enable IRQ आप लिखेंगे और इसके अंदर आप जो इंटरप्ट का नंबर है वो आप मेंशन करें, तो आप जो है वो इंटरप्ट को इनेबल कर देंगे। और अगर आपने इसको डिसेबल करना हो तो NVIC_disable IRQ और आप जो है इंटरप्ट का नंबर बीच में मेंशन करेंगे तो आपका जो है इंटरप्ट डिसेबल हो जाएगी। दूसरा तरीक़ेकार हमारे पास जो मौजूद है उसके अंदर ये है कि हमने बताना होता है कि आपका जो NVIC
आप जो है वो हेड करते हैं टूवर्ड्स ISER इनेबलिंग के लिए, और उसको जो है वैल्यू आप उसको 1 असाइन करते हैं, और जो है ये आपको बता रहे होते हैं कि यहाँ पे जो आपका इंटरप्ट नंबर है वो 32 से बड़ा है या 32 से छोटा है, क्योंकि डेफिनेटली अगर इसका IRQ डिवाइड बाय 32 करेंगे, अगर ये वैल्यू छोटी आती है तो ये आपका रजिस्टर 1 में अवेलेबल होगा, यानी ISER 0 में अवेलेबल होगा, और अगर ये 32 से ग्रेटर वैल्यू आ जाती है तो ये आपके पास ISR 1 में मौजूद होगा, और फिर वहाँ पे हम उसका मॉडल्स करके IRQ का 32 से मॉडल्स करके वहाँ पे जो नंबर है वहाँ पे हम उसको एक्टिवेट कर देंगे। सेम प्रोसीजर आपका जो है यूज़ हो सकता है। इसका बेटर सोल्यूशन ये है कि आप इसके अंदर जो है वो अगर हम यहाँ बात कर रहे हैं IRQ, तो ये आप जो है टूवर्ड्स राइट जो है शिफ्टिंग करवा रहे हैं 5 की, तो उसके थ्रू भी आप यहाँ पे इसको एक्टिवेट करवा सकते हैं। एंड डिसेबलिंग का भी हमारे पास यही दोनों तरीक़ेकार मौजूद हैं। आप इसको ISR को ISER के अंदर अगर आप करेंगे तो वो इनेबलिंग हो जाएगी, और ICER करेंगे तो आपकी डिसेबलिंग हो जाएगी। अब बात करते हैं इंटरप्ट प्रायोरिटी। जितना नंबर छोटा होगा प्रायोरिटी में, उतनी प्रायोरिटी हाई होगी। सो दैट मीन्स कि अगर हमारे पास दो इंटरप्ट्स हैं A और B, और एक का नंबर 5 है और एक दूसरे का नंबर 2 है, तो जो नंबर छोटा होगा उसकी प्रायोरिटी या उसकी अर्जेंसी जो आप कह सकते हैं कि उसको जल्दी टैकल किया जाए, वो अर्जेंसी उसकी उतनी ही ज़्यादा होगी। सो दैट मीन्स कि जब हम बात करते हैं टुवर्ड्स नेगेटिव, तो हमें ये पता है कि ये चीज़ ध्यान में रखें, जो हमारे पास सिस्टम एक्सेप्शंस हैं उनकी प्रायोरिटी सबसे हाईएस्ट होती है, और सिस्टम एक्सेप्शन के अंदर जो है आप देखेंगे कि रीसेट के ऊपर कोई भी जो है वो IRQ नंबर आपको अवेलेबल नहीं है। इसके ऊपर जो प्रायोरिटी है वो सबसे हाईएस्ट है। तो जो सबसे हाईएस्ट प्रायोरिटी होती है उसको यहाँ पे असाइन नहीं किया, क्योंकि ये आपको बताया कि सिस्टम एक्सेप्शंस हैं और सिस्टम क्रिटिकल इंटरप्ट्स होते हैं। NMI विच इज़ नॉन मास्केबल इंटरप्ट्स, इसको जो है IRQ नंबर 14 असाइंड है, और इसकी प्रायोरिटी सेकंड मोस्ट हाईएस्ट है। इसी तरह आप हार्ड फॉल्ट की अगर बात करें कि अगर हार्डवेयर में कोई फॉल्ट आया है तो उसकी प्रायोरिटी नंबर -13 है, तो इसकी थर्ड लेवल के ऊपर जो है वो हाईएस्ट हमारे पास प्रायोरिटी आ जाएगी। इसके अलावा जो ये चीज़ देखने वाली है कि ये जो सिस्टम एक्सेप्शंस वगैरह हो गई, ये इनकी प्रायोरिटी जो है आपने काफ़ी हाई लेवल पे है, लेकिन आपके पास जो अपनी जो यूज़र डिफाइंड होती हैं इनकी प्रायोरिटीज़ जो हैं हम डिफ़ाइन कर सकते हैं। हमारे पास सिस्टम इंटरप्ट प्रायोरिटी को डिफाइन करने के लिए एक बाइट असाइन की जाती है एक उसके लिए, जिसमें आप बताते हैं कि कौन से इंटरप्ट नंबर को आपने कौन सी प्रायोरिटी डिफाइन करनी है। तो आप जो है जो हायर 4 बिट्स हैं उनके अंदर आप नंबर को डिफाइन करते हैं, विच इज़ प्रीएम्प्टिव, और प्रीएम्प्टिव के अंदर जो है आपके पास आती है सब प्रायोरिटी नंबर। ये दोनों चीज़ें आप डिफ़ाइन करते हैं कि आपका जो अगर आपके पास प्रायोरिटी आए तो पहली चीज़ तो ये है कि आपने उसको हैंडल कब करना है, और अगर आपके पास दो जो है इंटरप्ट्स डिक्लेयर हो रहे हो तो आपने पहले किसको जो है वो डील करना है। तरीक़ेकार जिस तरह हम देखते हैं कि यहाँ पे हम देखेंगे सिस्टम प्रायोरिटी के लिए आपके पास प्रायोरिटी को सेट करने के लिए हमारे पास कमांड मौजूद है NVIC_set प्रायोरिटी। अब हम यहाँ पे जो जिस नंबर की प्रायोरिटी को सेट करने जा रहे हैं वो है इंटरप्ट नंबर 7, और उसकी प्रायोरिटी हमने की है 6। तो आप देखते हैं कि आपको हायर बाइट के अंदर जो है हायर निबल के अंदर जो है वो आपको 6 यहाँ पे नज़र आ रहा है। सो आपने जो या आपको ये 60 आपको हेक्समेन नंबर आप देख सकते हैं, या आप इसको कह लें कि आपको डेसिमल में 96 नंबर आपको नज़र आ रहा है। ये आपका जो है जो इंटरप्ट है 7, उसकी प्रायोरिटी आपने सेट की है एट लेवल 6। अब इसके अंदर अगर आप देखेंगे कि जो आपकी नंबर ऑफ़ बिट्स के अंदर जो प्रीएम्प्टिव के अंदर आपको नज़र आ रही है कि यहाँ पे आपके बाय डिफ़ॉल्ट 2 होता है, कि यानी आपका इसके अंदर भी 2 है, और सब कैटेगरी में भी बाय डिफ़ॉल्ट 2 ही सेट हुआ होता है। दैट मीन्स के 0 1 एंड 1 0 एंड 1 0 आपका जो है वो बाय डिफ़ॉल्ट जो आपकी यहाँ पे सेटिंग हुई हुई है। अच्छा, आपकी ये जो बिट्स हैं आपकी प्रीएम्प्टिव प्रायोरिटी की और सब प्रायोरिटी की, ये आपकी दो बाय डिफ़ॉल्ट होती हैं,
लेकिन चीज़ ये है कि आप इनकी नंबर ऑफ़ बिट्स को चेंज कर सकते हैं। इसकी बिट जो है, जो प्रियम्पटिव प्रायोरिटी है, इसकी बिट जो है वो मैक्सिमम 4 तक जो है हम इंक्रीज़ कर सकते हैं, या इसको डिक्रीज़ कर सकते हैं टूवर्ड्स ज़ीरो। लेकिन उसको करना इतना आसान डायरेक्टली नहीं है कि आप जाएं और डायरेक्टली चेंज कर लें। उसके लिए पहले आपको जो है अनलॉकिंग मैकेनिज़्म परफॉर्म करना पड़ता है, जिसके लिए आपको जो रजिस्टर है AIRCR, इसको जो है इसके अंदर चेंजिंग लेके आनी पड़ती है। उसके बाद जो है आपका जो है वो इसकी बिट्स को आप अपडेट करते हैं, जिसके बाद आप जो है अपनी प्रियम्पटिव प्रायोरिटी की बिट्स के नंबर ऑफ़ बिट्स को इंक्रीज़ कर सकते हैं। सो अगर आप प्रियम्पटिव बिट की बिट्स को 4 करेंगे तो आपकी ऑटोमेटिकली जो सब प्रायोरिटी के बिट हैं वो ऑटोमेटिकली इसको मूव टुवर्ड ज़ीरो कर देगा। और अगर आप नंबर ऑफ़ बिट्स प्रियम्पटिव प्रायोरिटी की ज़ीरो करेंगे तो आपकी जो सब प्रायोरिटी के बिट्स हैं वो 4 हो जाएंगी। अब ये AIRCR रजिस्टर किस चीज़ के लिए काम होता है, इसका मुखफ़फ़ जो है ये दैट इज़ एप्लीकेशन इंटरप्ट एंड रीसेट कंट्रोल रजिस्टर। ये वो रजिस्टर है जिसके अंदर आप चेंजिंग करते हैं, तो आप जो हमने जो इसके अंदर ग्रुप्स बनाए हुए हैं प्रियम्पटिव के, सब प्रियम्पटिव के, तो ये इनके अंदर जो नंबर ऑफ़ बिट्स की चेंजिंग है आप इसके थ्रू AIRCR के थ्रू ही कर सकते हैं। होपफुली आपको आज समझ आया होगा लेक्चर। नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के साथ इंशाल्लाह हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज़।